दर्शकों नमस्कार। मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आपको मिलवाता रहता हूं समय समय पर साहित्यकारों से, कलाकारों से, और इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं राजेश पांचाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने अभी हाल ही में हरियाणवी फीचर फिल्म बिजली में काम किया है। आज आइए इनसे पूछते हैं इस यात्रा के बारे में, यानी इनकी जो फिल्म की यात्रा है ये कैसे, कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से इस मोड़ पर ये आज आ पहुँचे हैं कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो राजेश जी, स्वागत है आपका आनंद कला मंच स्टूडियो में। नमस्कार जी। नमस्कार। और अब बात वहीं से शुरू करते हैं कि आज आप फिल्म लाइन में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो आपने इस लाइन में आने की कब सोची, ये सपना कब देखा और आपका ये सपना कब कैसे साकार हुआ, और यदि साकार नहीं हुआ है तो आगे आपका क्या सपना है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सिलसिलेवार बात वहीं से शुरू करते हैं कि ये सपना आपने कब कैसे देखा। आनंद जी, यह कहानी तो मेरे बचपन से शुरू होती है जी। 98, 88 और 89, 1989-88 का दौर था जब मैं 8वीं-9वीं क्लास में होता था। जी जी। तो हम बॉयज स्कूल के स्टूडेंट थे, तो उसमें लड़कियां तो होती नहीं थी। हाँ। तो सारा का सारा अगर कोई एकांकी करना है या कोई नाटक करना है तो लड़के ही करते थे। तो लड़के ही करते थे। हमारे साइंस के टीचर होते थे, मैं उनको श्रेय देता हूँ, ब्रह्मस्वरूप भाटिया जी। उन्होंने हमारा एकांकी तैयार करवाया। जी। तो उसमें उन्होंने कहा भाई मुझे तो इस विधा के बारे में कुछ पता नहीं है, तो नाटक विधा के बारे में वो साइंस के टीचर थे। तो मुझे क्रिएटिव देख करके उन्होंने कहा राजेश आप तैयार करो इसको। तो वहां से मुझे नहीं पता था कि लेखन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, एक्टिंग क्या होता है, लेकिन स्वभाव बस वो सारे के सारे काम मुझे करने पड़े। मैंने उस एकांकी का लेखन भी किया, मैंने उस एकांकी का डायरेक्शन भी किया, और वो दहेज प्रथा पे हमने मूलतः वो बनाया था। तो दहेज तो मतलब शादी, और शादी तो मतलब दूल्हे के साथ दुल्हन, सास के साथ ससुर, बाप के साथ माँ। हाँ, एक पूरा परिवार। तो इसमें 3 कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर थे। अब बात आई भाई चलो ठीक है, पूरी एकांकी तो हम शूट तैयार कर लेंगे, लेकिन इसमें दुल्हन कौन बनेगी, हाँ, ये फीमेल कैरेक्टर कौन करेगा, फीमेल सास कौन बनेगी। जी। तो मेरा थोड़ा सा स्टफ चुलबुला सा था, थोड़ा सा इस तरह का था। तो मैंने कहा अभी चलो ठीक है, मैंने लिखा है तो दुल्हन का तो मैं ही कर लूंगा। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उसमें हमने फिर काफी अच्छी अचीवमेंट्स उसमें ली। हमारा एकांकी राज्य स्तरीय लेवल पे पहुंचा और वहां से प्रथम स्थान हमने प्राप्त किया। तो वहां से मेरी जो है यात्रा शुरू हुई थी। जी। उसके बाद फिर कॉलेज स्तर पर आए, तो कॉलेज में भी हमने यूथ फेस्टिवल वगैरह में डांस में भी पार्टिसिपेट किया। स्किट, वहाँ फिर एकांकी ना होकर के वहाँ स्किट का रूप ले लेते हैं, स्किट बोला जाता है। तो वहाँ स्किट किया, डांस किया। और अब यहाँ पे मैं दूसरे गुरुजी को फिर प्रणाम करूंगा जो अपने डांस के हैं, महावीर गुड्डू जी। जी। महावीर गुड्डू जी के निर्देशन में मैंने कॉलेज में डांस किया। और उसके बाद 95 में बीकॉम करने के बाद फिर पैतृक जो मेरा काम था, पिताजी के साथ जो मैं काम करता था, उससे मैंने पिताजी से इजाजत मांगी कि मैं कुछ दूसरी विधा में जाना चाहता हूँ। तो पिताजी राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया। उन्होंने कहा भाई तुम स्वतंत्र हो, तुम अपना कैरियर खुद चुन सकते हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम जो करना चाहो करो। तो जब मैं मार्केट में आया तो एक विशेष बात का मुझे पता चला कि हरियाणा यानी कि नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये जो नॉर्थ इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री थी, इसमें मेल कैरेक्टर को पैसा नहीं दिया जाता था। अच्छा। वो दौर ऐसा था। वहां पे खुद ही इन्वेस्ट करके अपनी गाड़ी से जाओ, अपने किराए से जाओ, अपने एक मजाक उन दिनों में चलता था कि भाई सुबह का खा के आना, दोपहर का लेके आना, और शाम का अपने घर जाके खाना। तो ऐसे में तो बड़ा मुश्किल होना था, क्योंकि जीवन यापन कैसे होगा। तो ऐसे में फिर मुझे पता चला कि अगर हम टेक्निकल बन जाते हैं तो टेक्निकल को तो मिलता ही मिलता है। तो ऐसे में मैंने दिल्ली कनॉट प्लेस में एडिटिंग सीखी, और एडिटिंग सीखने के साथ प्रोफेशनल जो मेरा सफर था वो शुरू हुआ। यहाँ से व्यावसायिक सफर मेरा शुरू हुआ। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई।
तो देखिए इसमें दो बातें आती हैं, एक तो स्कूल की बात आती है, दूसरी परिवार की बात आती है। तो जैसे कि आपको जानने वाले हैं वो तो जानते हैं कि आप गोहाना से हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा आपसे पूछते हैं कि आपका स्कूल कौन सा रहा गोहाना में और पारिवारिक परिवेश क्या रहा। जैसे पिताजी का जिक्र आया कि भाई उन्होंने थोड़ी सी नानुकर की, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप स्वतंत्र है अपना व्यवसाय चुनने के लिए। तो थोड़ा सा परिवार के बारे में बता दीजिए और उसके बाद स्कूल के बारे में। देखिए, जैसे पहले तो मैं स्कूल के बारे में ही बता देता जी, हूँ। जी। उन दिनों में प्राइवेट स्कूल बहुत कम होते थे, जी। क्योंकि काफी पुरानी बात है। हम्म। जब बात 88, 89, 90 की आ जाती है, तो उन दिनों में सरकारी स्कूल का ही चलन था जी। और सरकारी स्कूलों में ही शिक्षा बेहतर होती थी। जी, जी। प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा का स्तर इतना बेहतर नहीं जी, था। आपकी स्कूलिंग? गवर्नमेंट हाई स्कूल गोहाना, जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल गोहाना, यानी सरकारी स्कूल से आप पढ़े सरकारी स्कूल से मैं और पढ़ा हूँ वहाँ के 10वीं तक। परिवेश ने ही आपको एक कलाकार बनाया, यानी बिल्कुल, कि कला का परिवेश बिल्कुल, आपको बिल्कुल। वहाँ से मिला। और जैसे कि आपने बताया अभी पिताजी इस मतलब फिल्म लाइन के खिलाफ थे या ज़्यादा रुचि नहीं थी कह लीजिए, और उसके बाद आपका संपर्क हुआ कॉलेज में महावीर गुड्डू जी से, तो उनसे आपने कुछ सीखा और फिर आप अपने हिसाब से एडिटिंग में आए, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और एडिटिंग में आपने अच्छा काम किया। और इसके अलावा आपने सीरियल में भी काम किया है, फिल्मों में भी आप आए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वो आगे का सफर है। जी, आगे के जितना सफर में। आपने कहा था कि आपकी शुरुआत कहाँ से, तो शुरुआत मैंने बता दी आपको। फिर उसके बाद जैसे एडिटिंग सीखते सीखते उन दिनों में 1999 की और 2000 की बात है। उन दिनों में आपको पता है, शायद नए बच्चों को नहीं पता होगा, डीडी मेट्रो, हाँ, दूरदर्शन का जी। मेट्रो चैनल होता था जी, और मुंबई बनाती थी बड़े पर्दे की फिल्में, जी, जी। और दिल्ली में बनती थी छोटे सिल्वर स्क्रीन बोलते थे इसको हम, छोटे पर्दे के सीरियल बनते थे दिल्ली में। तो वहाँ पे मुझे एज ए असिस्टेंट एडिटर अभिमान सीरियल और पुलिस पब्लिक सीरियल का अच्छा, असिस्टेंट एडिटर रहा मैं। अच्छा। तो दुर्भाग्यवश सन 2000 में डीडी मेट्रो डीडी न्यूज में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। तो जैसे ही डीडी मेट्रो डीडी न्यूज में कन्वर्ट हुआ, तो दिल्ली के जितने सीरियल के प्रोडक्शन हाउसेस थे वो सभी बंद होने के कगार पे आ गए। तो ऐसे में अब एडिटर को भी कौन पूछेगा। तो एक तरीके से हमारा कैरियर स्पॉइल्ड होता हमें दिखाई दिया, खत्म होता हमें दिखाई दिया। तो ऐसे में वही जो आजकल मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि भाई अवसर बना दीजिए, तो हमने उसी को अवसर बनाया। हरियाणवी जो फिल्म लाइन थी वो बिल्कुल जीरो पर थी। हाँ। बड़ी फिल्मों का दौर इतना था नहीं, छोटे पर्दे पे कुछ आ नहीं रहा था। जी, हरियाणवी फिल्में तो एक बार तो उठी थी, जो मतलब दौर रहा होगा 83-84 का समझ लो। हाँ जी, जो चंद्रावल का, हाँ, पनघट का, सांझी का, लाडो का, वो दौर, उस दौर से हम आगे आ चुके थे। हाँ। और यहाँ पे फिल्में नहीं बन रही थी। हाँ, तो एक बार उठा हरियाणवी फिल्म सिनेमा और फिर जो है ना एक लुप्त प्राय सा ही हो गया। लुप्त प्राय सा। और अब इसमें फिर थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगा है। वो शुरुआत भी मैं आपको, क्योंकि उसी पॉइंट पे आ गया कि दिल्ली से जब हम हताश हो गए कि दिल्ली के प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो गए, अब एडिटिंग का काम नहीं मिलेगा, तो हमने हरियाणा की तरफ रुख किया और हरियाणा के कुछ लोगों को, कुछ आर्टिस्टों को जागरूक करके वहां से हमने कहा कि भाई क्यों ना हम अपने हरियाणा को दोबारा से जगाएं और इस पे अच्छा काम करें। तो वहां से हमने दोबारा से अच्छा काम करना शुरू किया और टी सीरीज ने अनपढ़ छोरा के नाम से हरियाणवी प्रोजेक्ट हमारा ही सबसे पहला रिलीज किया था। और उसकी भी एक बड़ी खूबसूरत सी एक स्टोरी है। जब हम अनपढ़ छोरा पूरी कंप्लीट करके वेल एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और बहुत अच्छे तरीके से उसको एडिट करके शूट करके हम उसको लेकर गए, तो यहाँ पे एक छोटा सा दौर और आ गया था उन दिनों में नौटंकी और ड्रामा का। अच्छा। उसको सीडी के प्रोजेक्ट बोलते थे। हाँ, सीडी आई थी और कुछ लोग जैसे बलारा जी थे, तो यहाँ के काफी अच्छे माने जाते थे। उन्होंने इमोशनली पब्लिक को बड़ा ग्रैब किया। तो टी सीरीज में जाने के बाद उन्होंने कहा क्या इसमें बलारा है। अब मेरे लिए एकदम शॉकिंग हो गया कि हरियाणा में जब एक टी सीरीज कंपनी है तो वो मार्केटिंग देखेगी। और हरियाणा में तो बलारा जी चल रहे हैं। और अगर हमने ये कहा कि इसमें नहीं है तो शायद ये हमारी फिल्म को देखेंगे ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो थे ही नहीं। तो वो हाफ सेकंड का, 1/4 सेकंड का एक झटका मेरे दिमाग में गया। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है प्रकाश में। मैंने सच्चाई कही कि नहीं, इसमें बलारा जी नहीं है। तो सामने से दर्शन जी ने कहा फिर तो हम देख लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये तो मतलब कि अच्छा हुआ कि हमने इस तरह के कलाकार नहीं लिए।
तो उन्होंने कहा फिर तो हम देख लेते हैं। तो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को देखा तो बड़े खुश हुए, जितना हमारा लगा था उससे डबल कीमत पे उन्होंने उसको हाँ, खरीद लिया उसको। और हम खुशी खुशी वहां से आ गए। तो यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हुआ। जो पहला चैप्टर था, शुरुआत थी भाई, एक स्कूलिंग से शुरुआत हुई, फिर हमने उसको सीखा, फिर हम दूरदर्शन पे आए, दूरदर्शन बंद हो गया, उसके बाद एक दूसरी पारी हमने स्टार्ट की जिसमें हरियाणवी फिल्मों का हमने पोस्ट प्रोडक्शन शुरू किया। यहाँ तक मैंने पर्दे पर आने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो दौर था जहां मेल आर्टिस्ट को ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। फिर काफी प्रोजेक्ट हमने किए। बाबा मस्तनाथ का एक खूबसूरत प्रोजेक्ट हमने किया जिसमें 9 के 9 नाथों की स्टोरी को हम लेके चले थे और बाबा मस्तनाथ जो रोहतक के बाबा मस्तनाथ हैं उनकी स्टोरी पे जाके फोकस करती थी वो पूरी फिल्म। उसमें बड़े चमत्कार हमने दिखाए एडिटिंग में, हाथ से आशीर्वाद निकलना, बच्चा प्रकट हो जाना, भोलेनाथ प्रकट हो, बहुत सारे उसमें इफेक्ट्स डाल के, वीएफएक्स डाल के हमने काफी अच्छा प्रोजेक्ट वो बनाया। और उसी तरह के बहुत सारे म्यूजिक एल्बम और उस दौर की जितनी भी इस तरह की चीजें थी वो हमने बनाई। अब इसमें एक फेस फिर खत्म होता है हमारा। 2008-9 में मीडिया बिकना बंद हो गया, यानी कि डीवीडी और सीडी का जमाना चला गया, वगैरह थी वो भी बंद हो गई और पेन ड्राइव का और हार्ड डिस्क का जमाना आ गया। अब लोगों ने फिर कॉपी करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां फिर से एक बार झटका खा गई। टी सीरीज का, हम तो टी सीरीज के ज्यादा नजदीक थे तो मैं इसीलिए बार बार टी सीरीज का जिक्र कर रहा हूँ कि टी सीरीज का ऑफिस उन दोनों में हाफ हो गया दिल्ली में। जहाँ एक विशाल ऑफिस था उसको कम्पैक्ट कर दिया गया, वहां से लेबर को निकाल दिया गया, उसका छोटा रूप बना दिया गया क्योंकि फिजिकल चीजें बिक नहीं रही थी। ऐसे में फिर से एक पारी की फिर से स्टार्टिंग करनी पड़ी। यहाँ से मैं मुंबई जाना शुरू हो गया। जी जी। मैंने उस टाइम अपना दौर मुंबई की तरफ ले लिया कि वहाँ पे अच्छी टेक्निक है, वहाँ पे अच्छी चीजें हैं और शायद मैं एक्टिंग में अपने आप को वहाँ पे सिद्ध भी कर सकता हूँ। वहाँ जाने के बाद मैंने एक्टिंग का अपने ऑडिशंस देने शुरू किए। मुझे वहाँ पे सीरियल्स मिले और सीरियल्स में मैंने काफी अच्छा अपना जो भी किरदार था, जैसा भी वो चाहते थे वैसा मैंने किया। और मुझे खुशी है कि जो एक बड़े बड़े चैनल हैं, सब टीवी पे मेरा जो एक सीरियल चलता था 7 फेरों की हेरा फेरी, एंड टीवी पे सिद्धि विनायक, और एंड टीवी पे ही था अग्नि फेरा। अच्छा। वो कुछ भोजपुरी टच में था। अच्छा। और उसमें मुझसे भी थोड़ा सा भोजपुरी टच से ही बुलवाए गए डायलॉग। अच्छा। तो काफी एंटरटेनिंग रहा और काफी अच्छा ये रहा। तो इस तरह से सफर आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर मुझे हरियाणा के अंदर, जहां मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, अच्छा, तो फिर मेरे पास एक प्रस्ताव आया और आपसे मुलाकात हुई। मेरा सौभाग्य है कि हरियाणा के अंदर मैं स्क्रीन पे आया तो आपके प्रोजेक्ट के माध्यम से आया। इससे पहले मैंने हरियाणा में सोमिका फिल्म्स की, यानी बिजली फिल्म है उसमें, बिजली फिल्म। हाँ, तो उसमें मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप दयाचंद की भूमिका में है, आपने अच्छा काम किया है। बस एक ये तो मुझे था कि मैंने मुंबई में एक अच्छे लेवल पे और अच्छे बैनर्स के साथ और अच्छे अच्छे रोल मैंने किए। तो जैसे ही मुझे पता चला कि एक लाइनमैन का इसमें एक रोल है, तो थोड़ी सी एक बार हताशा जरूर हुई मुझे कि एक लाइनमैन का रोल है, चलो ठीक है, मैं क्या करूंगा उसमें। लेकिन जब आने के बाद जब उस कैरेक्टर के बारे में पता चला कि स्टोरी का एक सूत्रधार भी है वो, कहीं ना कहीं वो उसकी हाजिरी, कहीं ना कहीं वो दस्तक देता ही रहता है। तो ऐसे में फिर थोड़ा सा मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा कॉमिक सा भी रोल है, थोड़ा सा इसको थोड़ा फनी टाइप भी कर लेना, थोड़ा सीरियस टाइप भी कर लेना, थोड़ा चुगलखोर भी है। तो मैंने देखा इसमें तो बहुत सारी वैरायटी है और मुझे खुशी मिली कि इस तरह का रोल मुझे मिला कि जिसमें अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेरिएशन का मैंने उसमें काम किया। मुझे अच्छा लगा। तो सोमिका फिल्म्स भिवानी की ये प्रोडक्शन, आप जैसा बताया आपने, इसमें बिजली नाम से प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज के परिवेश में जहां बिजली के दाम इतने महंगे हो रहे हैं, तो इस फिल्म ने ये बताने की कोशिश की है कि सोलर पैनल अगर आप लगवा लेते हैं तो आपका खर्च काफी कम हो सकता है। और कम ही नहीं हो सकता, अगर आप बड़ा प्लांट लगवा लेते हैं तो इससे आप बिजली प्रोड्यूस करके आप कुछ अर्न भी कर सकते हैं। तो ये तो राजेश जी बात होगी बिजली फिल्म के जो संदेश मतलब देने की कोशिश की है एक फिल्म निर्माता ने या राइटर ने उसकी। तो आपने हरियाणवी सिनेमा को उठते हुए भी देखा,
और थोड़ा सा डाउन जाते हुए भी देखा, आपने टीवी का दौर भी देखा, कैसेट का दौर देखा, और उसके बाद सीडी के भी उल्टा पलटी के दौर जो है वो देखे, फिर पेन ड्राइव देखा। तो इस सब के बीच कलाकार इधर से उधर होते रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने मतलब एक संघर्ष भी किया है, मुंबई की तरफ भी गए हैं, हरियाणा को भी देखा है। तो हमारे जो आज के नए कलाकार हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस लाइन में आए? क्योंकि इस राह में धोखे भी बहुत हैं, तो नहीं, उनसे भी बचा जाए और एक अच्छी चीज़ भी बन जाए। जो कला के माध्यम से अपने राष्ट्र और समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनको सेवा का मौका भी मिल जाए, उनका शौक भी पूरा हो जाए। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे नए लड़के-लड़कियों को? देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप मुझसे पूछ ज़रूर रहे हैं, लेकिन आप मेरे सीनियर हैं, लेखक हैं, और लेखक होने के नाते आपको सारे सिनेरियो का पता है। लेकिन जो हमने जितनी भी कष्ट कह लो या जितना संघर्ष हमने देखा, वो संघर्ष नए कलाकारों के सामने अब नहीं है। अच्छा। इनकी किस्मत, अच्छी किस्मत ये मान के चलें कि इनके पास एक से एक मीडिया है। अब आप अपनी विधा को दिखाना चाहो तो आपके पास प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं है, कोई बात नहीं, आप एप्पल का फ़ोन लीजिए, आप अपना दिखा लीजिए। आपके पास कोई स्टोरी है, आप फिल्मा लीजिए। आपके पास एक्टिंग है, किसी स्टोरी राइटर से जुड़कर अपना काम कर लीजिए। तो एक बहुत ही आसान तरीके से आपका काम पब्लिश हो सकता है। पहले दो ही माध्यम थे, या तो बड़ी स्क्रीन या तो छोटी स्क्रीन, बस ठीक है। हाँ। तो वो दो माध्यम से, उन माध्यम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब माध्यम आपके हाथ में है, यूट्यूब आपके हाथ में है, इंस्टाग्राम आपके हाथ में है, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जिनमें आप अपने आप को सिद्ध करके दिखा सकते हैं, आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। और राष्ट्रवादी बातें अगर आप करना चाहें तो राष्ट्रवादी कर सकते हैं, रोमांटिक करना चाहें तो रोमांटिक कर सकते हैं, आप कॉमेडी करना चाहें तो कॉमेडी के भी आपके पास सारे के सारे। तो जो संघर्ष के दिन थे वो हमने देखे, और वो बदलाव, वो दौर हमने देख लिए। अब संघर्ष इतना ही है कि आपको मन लगाकर सीखना है, बाकी संघर्ष नहीं रहा अब। जी। तो आप हरियाणा से दिल्ली गए, दिल्ली से आपने मुंबई देखा, और मुंबई में काम करने के बाद आप फिर हरियाणा में आए, और आज आप मतलब अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणा में भी। और फिर आपने मतलब छोटे पर्दे से बड़े पर्दे में मतलब पदार्पण किया, बिजली फिल्म में अभी आप आए, तो ये शूटिंग भी आपने देखी, मुंबई में भी आपने काम किया, दिल्ली में भी किया। तो मैं आपसे बहुत संक्षेप में इतना जानना चाहूँगा कि इन तीनों जगह के काम में आपको क्या कुछ अलग अलग लगता है और क्या विशेष लगता है, पहले के दौर में और आज के दौर में? देखिए, पहले और आज के दौर में तो ये है कि कभी बीटा कैम होता था, टेप चलती थी, फिर उसके बाद एचडी भी आया, फिर उसके बाद एचडी आया, एचडी के बाद अब एचडी में भी 4K आ गया, 6K आ गया, 8K आ गया। तो ये तो इसमें जो डिजिटल क्रांति आई, ये बदलाव तो हमने देखा ही देखा। अब मैं कलाकारी में एक बदलाव की बात करता हूँ। तो पहले क्या होता था, पहले आर्टिस्ट अपने दम पे अपने आप को सिद्ध करके दिखाता था। हाँ। उसके बाद फिर कॉलेज खुलने शुरू हो गए, कॉलेज में कोर्सेज शुरू हो गए, डिग्रियां मिलने शुरू हो गई। तो जब एजुकेशन किसी चीज में आ जाती है, तो एजुकेशन एक ऐसा लेवल हो जाता है कि आप सीखना चाहो तो अपने आप को सीख सकते हो। तो वो गॉड गिफ्ट वाली बात नहीं रहती कि गॉड ने गिफ्ट कर दिया तो आप कुछ कर पाओगे, नहीं, आप अपने आप को पॉलिश भी कर पाओगे। आपके पास विधा नहीं है तो आप धीरे धीरे सीख लीजिए, इंस्टीट्यूट में सीख लीजिए, गुरु से सीख लीजिए, किसी न किसी के सानिध्य में रह के सीख लीजिए। तो ये बदलाव भी हमने देखा कि जहां अपने आप को सिद्ध करना पड़ता था, अब आप सीख करके आप फास्ट काम कर सकते हैं। और बात रही कि दिल्ली, मुंबई और हरियाणा, तो सिमिलरिटी तो यही है कि एक एक्टर को एक्टिंग ही करनी होती है। उसमें आप वेब सीरीज में चले जाओ, आप बड़ी फिल्म में चले जाओ, आप छोटे पर्दे पे चले जाओ, आपको स्टोरी के अनुसार अपनी एक्टिंग करनी ही होगी, और वो हर जगह होती है। जी। और एक एडिटर के पास राइटर भी आता है, डायरेक्टर भी आता है और एक्टर भी आता है। तो एक जो स्टोरी है फिल्म की या नाटक की, वो भी उसकी आंखों के सामने से गुजरती है। वो देखता है कि भाई कहाँ से बात शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची, और दर्शक इसमें क्या मतलब देखना चाहता है और उसको क्या दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो इस दृष्टि से मैं आपको अब आपकी जो फिल्म है बिजली, उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आपने इस स्टोरी में काम किया, इस नए तरीके के करेक्टर में काम किया, जिसको लेकर के आप समझ रहे थे कि ये तो वही नेगेटिव सा करेक्टर है, बिजली के जो लाइनमैन है उनका करेक्टर है, मैं इसमें क्या कर पाऊंगा। लेकिन अब आप काम कर चुके हैं, तो काम कर चुकने के बाद आपकी धारणा क्या रही है, आपने क्या देखा है, वहां पर क्या महसूस किया है?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक राइटर जब सोचता है किसी स्टोरी के बारे में, जैसा कि आप इसके लेखक हैं बिजली फ़िल्म के, और ये आपका जैसा कि आपने बताया था, ये आपका उपन्यास था। तो उपन्यास जब लिखता है तो वो विजुअल्स को डालता है उसमें। उपन्यास में वो अपने विजुअल्स को लोगों के सामने अक्षरों में ही वो कोशिश करता है, वो तस्वीर खींचने की कोशिश करता है। जहाँ आपने उपन्यास लिखा तो इस स्टोरी को बड़े अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से आपने इसको लिखा, और फिर मौका आया इसको पर्दे पर उतारने की तो आपने स्क्रिप्टिंग की, स्क्रीन प्ले लिखा। हर चीज़ से आपने एक प्रोफेशनल वे से इस पूरी स्टोरी को आपने इसको तैयार करके फिर इसका शूट किया। और शूट में भी मैंने देखा, जैसे हमारे डीओपी थे सोमेश जी, उन्होंने अपनी लाइटिंग का, अपने कैमरे का, शेडोज का, रिफ्लेक्टर का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। और जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी, ये जो टीम वर्क इकट्ठा होता है, तो टीम वर्क एक खुशबू लेके आता है। वो जो फूल खिलता है जिसमें डिफरेंट तरह की पत्तियां होती हैं, कोई ग्रीन कलर की है, ऊपर उसमें रेड कलर का फूल आ जाता है, बीच में पराग के कण होते हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज से लेके और बड़ी से बड़ी चीज तक उन सब का कंट्रीब्यूशन जब आता है तो उसमें एक खुशबू उठती है। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जो बिजली जो प्रोजेक्ट है, इसमें एक बहुत भीनी भीनी सुगंध आनी शुरू हुई है। अभी तो इसका काम बाकी है, बाकी है। और इसमें एक मतलब जो चर्चा में आई है वो बात ये है कि भाई ये 10-12 दिन में शूटिंग कैसे कंप्लीट होगी। आप साथ थे, आपको नहीं लगा कि कहीं कोई चीज कमजोर रह गई है या ठीक ठाक बन गई है? मैंने तो अप्रत्यक्ष आपको बता ही दिया कि आपने उपन्यास लिखा, आपने स्क्रीन प्ले लिखा, और उसकी एक वेल प्लानिंग की। तो जब किसी चीज की वेल प्लानिंग होती है तो उसमें टाइम नहीं लगता। जो ठीक से अच्छे से लिखा जाए और प्लानिंग के साथ काम किया जाए और आप जैसों का सहयोग मिल जाए तो मेरे ख्याल से चीज बन जाती है। तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें फिर टाइम नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात जब समझ होती है एक सीन की, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, क्योंकि मैं एक एडिटर भी हूँ। वही तो मैंने पहले बताया। हाँ जी। तो उस एडिटिंग में मेरे पास कई बार ऐसे प्रोजेक्ट आ जाते थे कि उसने अपनी स्क्रिप्ट में सीन नंबर 25 लिखा हुआ है और वो सीन नंबर 42 पे जाके सेट हुआ है एडिटिंग टेबल पे। यानी कि उन्होंने इतना होच-पोच उस स्टोरी को बनाया हुआ था कि उनके रजिस्टर की स्टोरी छोड़ करके एडिटिंग टेबल पे क्या स्टोरी बनती है, वहां पे फिल्मों को हमने पूरा किया। और इस फिल्म की तो आज आपने डबिंग भी की है आनंद कला स्टूडियो में, तो डबिंग के टाइम आपको कोई दिक्कत आई? नहीं, डबिंग के टाइम कोई दिक्कत नहीं आई, बल्कि आपके मुंह से भी मैंने ये सुना था कि भाई हम आप स्टोरी को आप रिवाइज कर लेना, डबिंग में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसका ज्ञान था, इल्म था। बिल्कुल, आप काम करते तो मुझे पता था कि कई बार हम स्टोरी के जो पेजेस होते हैं उस तरीके से हम नहीं बोल पाते शूटिंग के टाइम पे। तो डबिंग के टाइम हमें वैसा ही बोलना होता है जैसा हमने शूटिंग के टाइम पे बोल दी। जी बिल्कुल। तो मुझे इस बात का पता था कि वहां सुनना है और मुझे बोलना है। तो मैं इस चीज के लिए तो माफी चाहूंगा कि आपके निर्देश पे मैंने स्टोरी को दोबारा से नहीं पढ़ा। लेकिन अब डबिंग के टाइम पे बहुत खूबसूरत हमारे डबिंग के जो हमारे इंजीनियर हैं, साउंड इंजीनियर हैं, वो काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने फटाफट जो है ना 10-12 सीन की मेरी डबिंग थी। लंबे लंबे डायलॉग्स थे, छोटे भी थे, हाँ हूँ की भी बातें थी, वो सभी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने लिया। तो एक एडिटिंग के बाद और एक यहाँ डबिंग तक मैं आपको इशारे में समझा चुका हूँ कि एक भीनी भीनी खुशबू इस प्रोजेक्ट में निकलनी शुरू हो गई है और ये सुगंधित होके पूरे अपने क्षेत्र को एकदम आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बिजली फिल्म है, हरियाणवी फीचर फिल्म सोमिका फिल्म्स की, वो बहुत संभावनाएं लिए हुए, बहुत संभावना, असीम संभावनाएं इसमें। जी। और मैं तो चाहूंगा कि जब हमारे इस पटल पर आ जाए तो इसको मल्टी लैंग्वेज में भी हम करेंगे और दूसरी भाषाओं में भी इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी अच्छा प्रोजेक्ट हमारा ये जी। तो इसके लिए तो मैं कलाकारों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने सबने अच्छा काम किया है और बिजली को इस मुकाम तक लेकर के पहुंचे हैं, यानी हरियाणवी फीचर फिल्म बिजली को। और आज आप इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे राजेश पांचाल जी मेरे साथ चर्चा के लिए, और आज हम चर्चा कर रहे थे बिजली फिल्म को लेकर के और इनकी फिल्म यात्रा को लेकर के और इनके उस सफ़र को लेकर के जो इनके लिए भी एक संघर्ष रहा है और संघर्ष करने वालों के लिए भी एक ऐसी प्रेरणा रहा है कि वो संघर्ष को देख करके फिल्म लाइन न छोड़ें और यदि इस लाइन में हैं तो डटे रहें, उन्हें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आप इस चर्चा में हमारे साथ बने रहे, आपने
समय दिया, ध्यान से इस पॉडकास्ट को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।